Hello guys, this is me Sachin Gupta. Welcome back to my channel. So today we are going to see episode number 2 on Beauty of Mathematics. ये बहुत ही अमेजिंग सीरीज है। इसके जितने भी एपिसोड है प्लीज सबको देखिए, शुरू से लेके अंत तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक मैंने उठाया है वो उठाया है डीरेंजमेंट का रिकर्सिव अप्रोच। बेसिकली डीरेंजमेंट क्या होती है, वर्ड से ही पता लग रहा है कि ये अरेंजमेंट का अपोजिट है। ठीक है, तो बेसिकली अरेंजमेंट क्या होती है, मान लो कि आपके पास तीन एलिमेंट हैं 1 2 3, मतलब तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 3। इसको कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज से। कैसे कैसे, 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, और क्या आ जाएगा 3 1 2 एंड 3 2 1। यही 6 तरीके हैं इसको अरेंज करने के। ठीक है, अब इसमें से इन्हीं में से कुछ जो अरेंजमेंट है वही डीअरेंजमेंट बन जाती है। कैसे, डीअरेंजमेंट का बेसिक मतलब क्या है ये मैं समझा देता हूँ। बेसिकली मान लीजिए आपके पास 3 लेटर्स हैं और 3 बॉक्सेस हैं, या एनवेलप बॉक्सेस जो भी मान लीजिए। 3 बॉक्सेस हैं आपके पास और सबके करस्पॉन्डिंग उसका पर्टिकुलर लेटर है। मतलब ये मान लेते पहला लेटर है, ये दूसरा लेटर है और ये तीसरा लेटर है, और इन तीनों लेटर को इन बॉक्सेस में जाना है। कंडीशन क्या क्या है ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन ये है कि किसी भी बॉक्स में मैक्सिमम एक लेटर आ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 लेटर आ जाए। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली 1 लेटर आना चाहिए हर एक बॉक्स में, एग्जैक्टली 1 लेटर आना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई भी बॉक्स खाली छोड़ दें आप। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली 1 लेटर हर एक बॉक्स में आने चाहिए और हर एक लेटर को किसी न किसी बॉक्स में जाना चाहिए। ठीक है, अब डीअरेंजमेंट क्या होती है, डीअरेंजमेंट का मतलब है कि कोई भी लेटर अपने पर्टिकुलर बॉक्स में ना जाए। मतलब 2 वाला लेटर अपने पर्टिकुलर बॉक्स 2 नंबर में चला गया तो इसका मतलब ये डीअरेंजमेंट में नहीं आएगा। तो यहाँ पे इन 6 केसेस को देख के बताइए कौन कौन सा डीअरेंजमेंट में आ रहा है। पहला वाला केस तो डीअरेंजमेंट में नहीं आ रहा है क्योंकि पहला लेटर पहले ही पोजीशन पे है। ठीक है, मतलब पहले ही बॉक्स में चला गया है, तो ये गलत हो गया, ये डीअरेंजमेंट में नहीं है। ये भी डीअरेंजमेंट में नहीं है, यहाँ पे भी पहला लेटर पहले बॉक्स में है, मतलब पहले प्लेस पे है। ये भी डीअरेंजमेंट में नहीं है क्योंकि तीसरा लेटर तीसरे बॉक्स में है। ये बिल्कुल डीअरेंजमेंट में है क्योंकि कोई भी नंबर अपनी पोजीशन पे नहीं है। ठीक है, ये भी डीअरेंजमेंट में है क्योंकि यहाँ पे भी कोई भी नंबर अपनी पोजीशन पे नहीं है। ये डीअरेंजमेंट में नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि जो सेकंड लेटर है वो सेकंड पोजीशन पे, मतलब दूसरे वाले ही बॉक्स में जा रहा है, तो ये डीअरेंजमेंट में नहीं आएगा। तो टोटल 2 केसेस ऐसे आए। तो 3 ऑब्जेक्ट्स को डीअरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं 3 का लेफ्ट फैक्टोरियल, या इसी को बोलते हैं हम सब फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, अब कोई भी फ्रेंड आपसे पूछ ले कि 5 का लेफ्ट फैक्टोरियल क्या होगा या सब फैक्टोरियल क्या होगा, इसका डायरेक्टली मतलब क्या होता है कि 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आप कितनी तरीके से डीअरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली मैं n फैक्टोरियल का फॉर्मूला बताता हूँ जिसको क्या बोलते हैं, डीअरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। इसका जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली होता है n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, और ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा, -1 की पावर n इंटू 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। देख लीजिए आप, -1 की पावर n इंटू 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये डीअरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स है। अब इस फॉर्मूले को हम 2 अप्रोच से प्रूव कर सकते हैं। मतलब आज के एपिसोड में हमने रिकर्सिव अप्रोच से, जो कि बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। ठीक है, रिकर्सिव अप्रोच से सेम फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। ठीक है, इसका एक अप्रोच और होता है जो शायद आपने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अगले एपिसोड में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ठीक है, जो आपने सेट थ्योरी में पढ़ी थी, उससे हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉब्लम समझ में आ गया और ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अब कैसे अप्लाई करना है, चलिए 3 ऑब्जेक्ट के लिए मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ। D3 अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो D3 आ जाएगी 3 का फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। है सिंपल एज दैट। ये तो 0 हो जाएगा आपस में। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस का यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 1। ठीक है, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यही आना भी चाहिए था क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट को
तीन ऑब्जेक्ट को रीअरेंज करने के दो ही पॉसिबल केसेस आ रहे थे, तो यहाँ पे आंसर भी इस फॉर्मूले से 2 आ गया। अब बेसिकली चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ कैसे हम कर सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट्स को कैसे हम रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास मान लेते हैं कि एन लेटर्स हैं, फिर से 1 2 3 4 5 ऐसा करते करते बीच में एक kth मान लेते हैं, और ये n-1th लेटर है और ये nth लेटर है। अब सबके करेस्पॉन्डिंग उसका पर्टिकुलर बॉक्स है, ये पहले लेटर के लिए बॉक्स है, ये दूसरे लेटर के लिए बॉक्स है, ये तीसरे लेटर के लिए बॉक्स है, ये चौथे के लिए बॉक्स है। ऐसे करते करते एक kth के लिए भी बॉक्स होगा, ये n-1th के लिए बॉक्स है, और ये बिल्कुल लास्ट वाले लेटर के लिए बॉक्स है। ठीक है, अब रीअरेंजमेंट का क्या मतलब है कि इन सारे लेटर्स को इन बॉक्सेस में ऐसे अरेंज करने हैं, ऐसे अरेंज करने कि कोई भी लेटर अपने पर्टिकुलर बॉक्स में ना जाए। ठीक है, तो एक लेटर को कोई पकड़िए, चलिए पहले लेटर को हम अगर पकड़ें तो ये कहाँ कहाँ जा सकता है, ये पहले पोजीशन पे नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज रीअरेंजमेंट नहीं होगा, अपने बॉक्स में नहीं जाना चाहिए। तो इसके पास कितने ऑप्शन हैं टोटल, ये बचे हुए n-1 बॉक्स में कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स स्मॉल n बना लेते हैं, क्योंकि हमने स्मॉल n लिया है यहाँ पे, रीअरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स लूँ तो क्या हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट को, पहले लेटर को जाने के कितने तरीके, n-1 तरीके, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बेसिकली अप्लाई कर रहा है। ठीक है, अगर ये मान लो कि पहला लेटर जो है पहले बॉक्स में नहीं गया, तो फिर कहाँ जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो इसको मैंने इन जनरल मान लिया कि ये kth बॉक्स में चला गया। ठीक है, तो पहला लेटर अगर kth बॉक्स में चला गया तो kth लेटर के लिए कितने ऑप्शंस हैं, kth लेटर हो सकता है, अब तो kth लेटर kth बॉक्स में जा भी नहीं सकता, क्योंकि हर बॉक्स में सिर्फ एक लेटर आ सकते थे। तो kth बॉक्स के पास दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन ये है कि ये पहले में चला जाए, एक ऑप्शन ये है कि पहले में ना जाए। मतलब kth लेटर अगर पहले बॉक्स में चला गया तो क्या हो जाएगा, देखिए k1 के साथ सेट हो गया, k जो लेटर है 1 बॉक्स के साथ रीअरेंज हो गया, और पहला वाला जो लेटर है वो kth बॉक्स के साथ रीअरेंज हो गया। तो अब बचे कितने, पहले लेटर को और kth बॉक्स को हटा दिया सीन से, और kth लेटर को पहले बॉक्स के साथ हटा दिया सीन से। अब हमारे पास टोटल n-2 लेटर्स हैं, और इन्हीं के करस्पॉन्डिंग n-2 बॉक्सेस भी हैं। ये आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं कि 2 के लिए 2th है, 3 के लिए 3 है, 4 के लिए 4 है, 5 के लिए k-1 के लिए k-1 है, ऐसे n-1 के लिए n-1 है, n के लिए n है। तो n-2 लेटर्स n-2 बॉक्सेस के साथ कितनी तरीके से रीअरेंज हो सकते हैं, d ऑफ n-2 तरीके से रीअरेंज हो सकते हैं, मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ n-2 ऑब्जेक्ट्स। ये तो एक केस हुआ, और अब लगेगा मतलब kth जो लेटर है वो 1 पहले वाले बॉक्स में भी जा सकता है और नहीं भी जा सकता है। तो अगर पहले वाले बॉक्स में चला गया तो ये हो गया, और अगर पहले वाले बॉक्स में ये नहीं गया तब क्या होगा, अगर ये पहले वाले बॉक्स में नहीं गया तो कहीं और जाएगा, मान लेते हैं 4th में चला गया। ठीक है, थोड़ा सा और मैं इसको क्लियर बनाता हूँ। पहला वाला kth में गया था एग्जैक्टली, ठीक है, और kth वाला अब पहले में नहीं गया, 4th में चला गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमने ये कर लिया है कि kth लेटर 4th में अगर चला गया तो मतलब kth लेटर 1 में नहीं जा सकता है। ठीक है, kth लेटर अगर 4th में डायरेक्टली चला गया, किसी और में चला गया, तो kth 1 में नहीं जाना चाहिए। यही तो कहने का मतलब हुआ। पहला केस क्या था, kth लेटर पहले बॉक्स में चला जाए, दूसरा केस मैंने माना था kth पहले में ना जाए। तो kth लेटर को और पहले बॉक्स को अगर मैं एक पेयर मान लूँ कि kth लेटर का करस्पॉन्डिंग बॉक्स जो है वो पहला बॉक्स है, तो यही तो होना चाहिए था कि अपने करस्पॉन्डिंग बॉक्स में ना जाए। इसका मतलब kth लेटर पहले बॉक्स में नहीं जाना चाहिए, तो kth लेटर की करस्पॉन्डिंग तो ये बॉक्स हो गया। ठीक है, और पहले की करस्पॉन्डिंग ये kth बॉक्स हो गया, तो kth लेटर को पहले के साथ रीअरेंज करना है, और बाकी हमारे पास टोटल n-2 थे, तो n-2 और ये kth को मिला के n-1 लेटर्स अब बचे हमारे पास, और इसी के करस्पॉन्डिंग n-1 बॉक्सेस भी बचे हमारे पास। ठीक है, तो इनको कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, d ऑफ n-1 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यही रिकर्सन का फॉर्मूला होता है, d ऑफ n का यही फॉर्मूला होता है।
अच्छा, रिकर्सन का फॉर्मूला फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, n माइनस वन इंटू डी अरेंजमेंट ऑफ n माइनस टू ऑब्जेक्ट्स प्लस डी अरेंजमेंट ऑफ n माइनस वन ऑब्जेक्ट। रिकर्सन तब वैलिड होता है जब कोई इनिशियल कंडीशन भी हो आपके पास। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन में n हमेशा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा लेटर्स डी अरेंज करने चाहिए। ठीक है, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हमारे पास 0 लेटर्स हैं और उसको डी अरेंज करना है 0 बॉक्सेस के साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा 1 हो सकता है क्या? 1 का मतलब है कि भाई साहब आपके पास एक ही लेटर है और एक ही बॉक्स है। अब इसको कैसे डी अरेंज करोगे? तो ये तो डी अरेंज हो ही नहीं सकता, ये तो डायरेक्ट अरेंज होगा, ये उसी बॉक्स में जाएगा। ठीक है, तो डी अरेंजमेंट का n इज इक्वल टू वन पे डी एन कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू वन पुट करके भी देख सकते हैं आप, जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो डी एन की वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब n इज इक्वल टू वन और उससे बड़े के लिए होल्ड करता है। बट इसमें इनिशियल कंडीशन क्या है? डी वन मतलब कि एक लेटर के लिए डी अरेंजमेंट तो 0 आ गई। 2 लेटर के लिए डी अरेंजमेंट क्या हो सकता है? मान लीजिए कि 2 लेटर है आपके पास और इसी के करस्पॉन्डिंग 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो अगर पहला लेटर पहले बॉक्स में चला गया तब तो अरेंजमेंट हो जाएगा। डी अरेंज करना है तो पहले को इसमें घुसा दीजिए, पहले लेटर को दूसरे वाले बॉक्स में घुसा दीजिए और दूसरे लेटर को पहले वाले बॉक्स में। ठीक है, तो एक ही तरीका है इसका डी अरेंज करने का, तो D2 की वैल्यू 1 आनी चाहिए। ये हमारी इनिशियल कंडीशंस हो गई। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है वो कब वैलिड है? ये ये जो रिकर्शन फॉर्मूला है वो n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए वैलिड है। इतनी बात समझ आ गई। अब फटाफट इसको करते हैं हम सॉल्व, बिना टाइम को गवाए। इसमें देखिए क्या करेंगे, dn और यहाँ से n का जो dn माइनस वन के साथ मल्टीप्लीकेशन है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो माइनस का n dn माइनस वन, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे n का dn माइनस टू के साथ, फिर माइनस का dn माइनस टू और ये माइनस वन अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस dn माइनस वन बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं उधर क्यों ले गया अभी थोड़ी देर में पता लग रहा है आपको। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे dn माइनस वन को सबसे पहले ले आया, मतलब माइनस वन कॉमन लेना भी तो पड़ेगा। माइनस वन अगर मैं टोटल कॉमन ले लिया, ठीक है, तो अब डी एन माइनस वन को आगे ले आया, बचेगा क्या? माइनस का n माइनस वन टाइम्स डी एन माइनस टू। अब देखिए ये फॉर्म कैसा बन गया, बेसिकली डी एन माइनस एन डी एन माइनस वन, ये जो फॉर्म है और इसकी जो फॉर्म है एग्जैक्टली सेम है, बस डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है कि अगर इसमें मैं n की जगह पे n माइनस वन रख दूँ तो एग्जैक्टली यही बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ माइनस का वन और इसमें n की जगह पे n माइनस वन पुट करने पे ये बन रहा है। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे n की जगह पे n माइनस वन पुट करो तो मतलब टोटल में n की जगह पे n माइनस वन पुट करना पड़ेगा, तो माइनस वन टाइम्स अगेन क्या बच जाएगा, यहाँ पे n की जगह पे n माइनस वन पुट करना है तो n माइनस टू माइनस n माइनस टू डी एन माइनस थ्री बन जाएगा। इतनी बात समझ आ गई आपको? तो ऐसा अगर हम करते जाएंगे तो देखिए माइनस वन कितनी बार आएगा। पहले देखिए आपका जब n में एक कम हो रहा था तब यहाँ पे माइनस वन सिर्फ एक बार आया था, जब दो कम हो रहा है तब क्या आ रहा है, माइनस वन दो बार आ रहा है। तो यहाँ पे हम कितनी बार कम करेंगे? एक्चुअल में जो इनिशियल कंडीशन हमारे पास थी वो D1 मतलब एक ऑब्जेक्ट को रीअरेंज करने का 0 तरीका, D2 का मतलब है दो ऑब्जेक्ट को रीअरेंज करने का 1 तरीका। तो इनिशियली सबसे पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी? D2 पे आएगी, तो इसको D2 बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब दो नहीं घटाते हैं हम, n माइनस टू घटाने की कोशिश करते हैं। n माइनस टू घटाएंगे मतलब d ऑफ n माइनस टू अगर कम करेंगे, ये तो होता जाएगा ना रिकर्सिवली ये प्रोसेस। अब n माइनस टू अगर घटाएंगे तो माइनस वन के पावर n माइनस टू आ जाएगा, माइनस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, n माइनस टू घटेगा, जैसे यहाँ पे टू कम हो रहा था अब n माइनस टू कम होगा, और यहाँ पे थ्री कम हो रहा था तो n माइनस टू से एक ज़्यादा, तो n माइनस टू से एक ज़्यादा मतलब n माइनस टू प्लस वन दैट इज n माइनस वन, तो d ऑफ n माइनस वन आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं। ये बेसिकली किसकी वैल्यू है?
डी एन माइनस एन डी एन माइनस वन, इसकी वैल्यू आ गई -1 के पावर n माइनस टू है, तो -1 के पावर n लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली। अंदर क्या बचेगा, d2 माइनस 2 टाइम्स d, यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, अब d1 मतलब एक ऑब्जेक्ट को डीरेंज करने का तरीका हो तो 0 है, d2 का मतलब 1 है, तो ये डायरेक्टली -1 के पावर n में बन जाएगा, और यहाँ से प्लस का n टाइम्स डी एन माइनस वन प्लस, एक मिनट इसको मैं थोड़ा और सही से लिखता हूँ। बेसिकली राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो -1 के पावर n आ चुकी है, फाइन। तो डी एन लिखो अगर डी एन माइनस वन के टर्म्स में, तो डी एन आ जाएगा n टाइम्स डी एन माइनस वन प्लस -1 के पावर n, और बहुत सारी जगह पे आपको ये वाला रिकरेंस फॉर्मूला डायरेक्टली दिख जाएगा। ये आया कहाँ से है, ये एग्जैक्टली उसी वाले फॉर्मूले से आया है, इस वाले रिकरेंस रिलेशन से आया है। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया भी ये चीज़ करके। तो डी एन अब डी एन माइनस वन के टर्म्स में है, और इनिशियल कंडीशन में आपको पता है कि d1 की वैल्यू 0 है, d2 की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इनिशियली पॉजिटिव जो होगी उसको लेके चलते हैं। मतलब अब हम क्या करेंगे, रिकर्सिवली क्या करेंगे, डी एन माइनस वन को कम करते 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 d2 तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें डी एन का n के टर्म्स में कोई फॉर्मूला बन जाए, मिल जाए। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। डी एन बेसिकली जो आया है वो आपका आया है n टाइम्स डी एन माइनस वन प्लस -1 के पावर n। अब क्या करेंगे, डी एन की वैल्यू हम लिख सकते हैं n टाइम्स डी एन माइनस वन, का मतलब यहाँ पे n माइनस वन पुट कर दो, तो टोटल में n माइनस वन पुट करना पड़ेगा। तो n माइनस वन डी एन माइनस टू प्लस -1 के पावर n माइनस वन, ये तो किसकी जगह पे आ गया, डी एन माइनस वन की जगह पे आ गया। ठीक है, तो n टाइम्स डी एन माइनस वन, ये वाला बच गया प्लस का -1 के पावर n, फाइन। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन डी एन माइनस टू प्लस n टाइम्स -1 के पावर n माइनस वन प्लस -1 के पावर n, n टाइम्स n माइनस वन। अब डी एन माइनस टू लिखना है, तो इसी की जगह पे n में n माइनस टू पुट करके देखिए तो क्या बन जाएगा, n माइनस टू डी n माइनस टू पुट करेंगे तो n माइनस थ्री प्लस -1 के पावर n माइनस टू आएगा। ठीक है, ये डी एन माइनस टू की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे भी क्या था, n टाइम्स -1 के पावर n माइनस वन प्लस -1 के पावर n। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी n इंटू एन माइनस वन n माइनस टू डी एन माइनस थ्री प्लस n इंटू एन माइनस वन -1 के पावर n माइनस टू प्लस n इंटू -1 के पावर n माइनस वन प्लस -1 के पावर n। इतनी बात समझ आ गई आपको। अब थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। पैटर्न को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे अगर आप, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है। अब मैं ये रिकर्सिवली प्रोसेस होता जाएगा, लेकिन हमें कहाँ तक पहुँचाना है, इसको d2 तक पहुँचाना है, क्योंकि d2 ही एक सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू है जिसकी वैल्यू 1 आती है। मतलब दो ऑब्जेक्ट को डीअरेंज करने का जो वेज है वो 1 है। ठीक है, तो d2 एक सबसे छोटी वैल्यू जिसकी पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो d2 तक अगर हम पहुँचाएंगे इसको, तो देखिए n माइनस टू यहाँ पे आया है, तो उसका एक कम यहाँ पे आएगा, मतलब इससे एक ज़्यादा यहाँ पे आना चाहिए। तो d2 पहुँचाएंगे तो ये वाली वैल्यू कहाँ तक कम होती जाएगी, 3 तक कम होती जाएगी। तो n इंटू एन माइनस वन n माइनस टू, ये कहाँ तक आएगी, ऐसे 3 तक आएगी, और अब d2 बन जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे n माइनस टू था तब पावर में n माइनस टू था, तो इसका मतलब यहाँ पे अब 3 तक आ गया है, तो पावर में एक इससे क्या है, मतलब एग्जैक्टली वही है पावर में, तो -1 के पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फाइन। हाँ जी, -1 के पावर 3 आ जाएगा, और ये कहाँ, ये कितना आ जाएगा, अच्छा ये कम होते होते, हाँ जी -1 के पावर 3 आ जाएगा, और ये कम होते होते कहाँ तक जाएगा, एग्जैक्टली यहीं तक जाएगा। मतलब n इंटू एन माइनस वन, मतलब इससे एक ज़्यादा आएगा,
तो 3 से 1 ज़्यादा कितना होता है, 4 होता है। तो n इंटू n माइनस वन कम होते होते ये 4 तक जाएगा। इतनी बात समझ आ गई आपको। फिर एग्जैक्टली यही पैटर्न फॉलो होता जाएगा आपका अगले वाले टर्म में। देखिए तो पावर में क्या है, यहाँ पे n माइनस टू है तो पावर में एक फिर से बढ़ गया, n माइनस वन हो गया, तो माइनस वन के पावर 4 हो जाएगा। अब माइनस वन के पावर 4 हो जाएगा, और अगर 4 हो गया तो यहाँ पे कितना आएगा, जैसे यहाँ पे 3 था तो 4 तक आएगा, 4 है तो 5 तक आएगा, n इंटू n माइनस वन ऐसे करते करते 5 तक आएगा। तो ऐसा ये प्रोसेस हमेशा चलता जाएगा। और ये लास्ट वाला जो टर्म है, लास्ट वाला टर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस वन की पावर n बन जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो ये dn है बेसिकली, dn क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे n से लेके 3 तक का मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 इंटू वन मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूंगा तो ऊपर n फैक्टोरियल बन जाएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा अगर 2 इंटू वन ऊपर मल्टीप्लाई करा है तो। d2 मतलब दो ऑब्जेक्ट्स का डिरेंजमेंट कितनी तरीके से हो सकता है, 1 तरीके से, तो उसकी जगह तो 1 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए n से 4 तक गया है तो 3 टू 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो n फैक्टोरियल, और 3 टू 1 डिवाइड करेंगे तो 3 टू 1 3 फैक्टोरियल होता है। और यहाँ पे माइनस वन का क्यूब है, दैट इज ये माइनस बन जाएगा। एक मिनट, ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, फिर इसको देखिए तो ये क्या है, प्लस का n से लेके 5 तक है तो टोटल n फैक्टोरियल लिखेंगे, और नीचे क्या अब डिवाइड करना पड़ेगा, 4 3 2 1 दैट इज 4 फैक्टोरियल। और माइनस वन की पावर 4 कितना होता है, माइनस वन की पावर 4 जो है वो तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस ही रहेगा, फिर माइनस आएगा, फिर ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा, माइनस वन के पावर n। अच्छा, माइनस वन के पावर n कैसे बना होगा, देखिए यहाँ पे माइनस वन के पावर 4 मल्टीप्लाई क्यों हुआ था, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल आया था, तो यहाँ पे भी नीचे n फैक्टोरियल आएगा और ऊपर n फैक्टोरियल, और आपस में ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ माइनस वन के पावर n लिखा हुआ था। ये बात भी आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अगर मैं टोटल n फैक्टोरियल कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, ये लास्ट में जाएगा माइनस वन की पावर n। अच्छा, न्यूमरेटर वाला तो n फैक्टोरियल कॉमन आ गया तो डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसमें क्या है, आप ऐड कर देंगे 1 माइनस 1/2, क्योंकि हमने बेस कंडीशन d2 ली थी तो दो ऑब्जेक्ट के रीअरेंजमेंट से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा, ये तो नहीं ऐड कर सकते, ये नहीं ऐड करना है, थोड़ी सी गलती हो गई है। 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल फॉर्मूले में भी होता है, और इसकी वैल्यू देखिए तो 0 होती है, तो ऐड कर ही सकते, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो इसका मतलब n ऑब्जेक्ट्स को रीअरेंज करने का फॉर्मूला आ जाएगा n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो लिख लेते हैं, और ये लास्ट में क्या आ जाएगा, माइनस वन की पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, n का लेफ्ट फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखिए कितनी क्लासिकल वे से मैंने इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज़ इसमें आप देखिए कि अगर 0 ऑब्जेक्ट्स को रीअरेंज करने का फॉर्मूला आपको d0 निकालना है तो वो कैसे आएगा, वो नहीं आ सकता, क्योंकि dn तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता रखा है n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 के लिए वैलिड था। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का क्या मतलब हो जाएगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब डायरेक्टली आ जाएगा आपका कि 1 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल, तो देखिए 0 आ गया d1 की वैल्यू। सिमिलरली d2 आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ तक आएगी 2 फैक्टोरियल, और ये तो 0 हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल दैट इज 1, तो d2 की वैल्यू है, तो सारी वैल्यूज यहाँ से निकल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक मज़ा आया होगा, मज़ा आया है तो लाइक करके जरूर जाइएगा, और यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।